नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक। यहाँ हम केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर की करते हैं पूरी पड़ताल। तो शुरुआत करते हैं। महिला दिवस पर पीएम मोदी ने आज तोहफा दिया कि पीएम ने महिलाओं के लिए खास ऐलान किया कि एलपीजी की कीमत में 100 रुपए की छूट का ये हुआ ऐलान। सोशल मीडिया पर पीएम ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का फैसला लिया गया है। महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की छूट का फैसला लिया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार होगा। इससे जुड़े पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर किया और जानकारी दी कि किस तरह महिलाओं को विमेंस डे पर ये तोहफा दिया है। तो यह पोस्ट देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है। महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला लिया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ साथ करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार के स्वस्थ रहने के लिए बेहतरी रहेगी। ये पोस्ट आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो एलपीजी सिलेंडर के दामों में हुई है कटौती। 100 रुपए की ये कटौती पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, विमेंस डे है और इस मौके पर पीएम मोदी की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज महिलाओं को विमेंस डे के मौके पर पीएम मोदी ने तोहफा दिया है, एलपीजी की कीमतों में कटौती की गई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल आरती, आज महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महिलाओं के सम्मान को देखते हुए, महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए इस प्रकार का एक तोहफा जो है वो देने का काम किया गया है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को जो है बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि जो परिवार का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा। क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने की वजह से जो है जो दूसरे विकल्प है जो है खाना बनाने को लेकर के या फिर घर का काम जो किचन का काम है उसे करने को लेकर के, उन तमाम विकल्पों से निजात मिलती है। और इसी को लेकर के इससे पहले भी जो योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई है और आज प्रधानमंत्री की तरफ से 100 रुपए कटौती करने का जो फैसला है वो एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के लिया गया है, जिससे बड़ी तादाद में जो परिवार है, करोड़ों लोगों को जो आर्थिक तौर पर भी इससे जो है सहायता मिलने का काम जो है वो रहने वाला है। और अब इस समय अगर हम बात करें तो चुनावी मौसम है और इस प्रकार की जो सौगात है वो आने वाले समय में भी इसका जो फायदा है जहां एक और सियासी तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा, तो वही महिलाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है। और खुद प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है कि किस प्रकार से जो है आर्थिक सहायता देने का काम ये कदम देगा। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार के स्वास्थ्य के लिए जहां ये बेहतर कदम है, तो वहीं पर्यावरण को लेकर के भी एक बेहतर कदम इसे प्रधानमंत्री की तरफ से बताया गया है और ये 100 रुपए की कटौती एलपीजी गैस सिलेंडर में की गई। अच्छा, देखिए 100 रुपए की कटौती की गई है, कितना इसका असर होगा? दूसरी बड़ी बात ये भी है, देखिए जितेंद्र, जब भी कोई फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है विपक्ष के निशाने पर रहता है और अब तो वैसे भी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में इस फैसले को लेकर विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया नजर आ सकती है? देखिए आरती, अब से कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री की तरफ से ये 100 रुपए कटौती करने की जो जानकारी है एलपीजी गैस सिलेंडर में दी गई है, इसको लेकर के जहां एक और महंगाई को लेकर के लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर जो है वो निशाना साधते हुए नजर आता है। और खासतौर से गैस सिलेंडर की बात होती है, जब पेट्रोल डीजल की बात होती है, ये जो है अहम चीजें हैं लोगों के लिए महंगाई बढ़ाने को लेकर के और आम दिनचर्या में जो इस्तेमाल आने वाली जो चीजें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और इनकी जब महंगाई बढ़ती है, इन पर जब किसी तरीके से इनका रेट बढ़ता है, तो सीधे तौर पर जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आता है। और ये बात बड़ी लाजमी सी है कि इस वक्त अगर विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया होगी तो उनका साफ तौर से यही कहना होगा
कि ये कदम जो है वो आगामी चुनाव को देखते हुए उठाया गया है। यह भी वो कहते हुए नजर आ सकते हैं कि ये जो कटौती है वो नाकाफी है। जो बातें भाजपा की तरफ से जो है विपक्ष में रहते हुए कही जाती थी, उस हिसाब से आज काफी महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया आना बड़ा लाजमी है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। जब इस प्रकार के कोई फैसले होते हैं तो बिल्कुल इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो है वो अमूमन देखने के लिए मिलती है। चलिए बने रहिए हमारे साथ जितेंद्र। तो देखिए ये बड़ा ऐलान किया गया है, महिलाओं को एक तरह से सौगात दी गई है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम मनोहर लाल आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं और सिटी बस सर्विस की यहां पर शुरुआत सीएम करेंगे। चंडीगढ़ से वर्चुअली सीएम मनोहर लाल की शुरुआत करने वाले हैं। पंचकुला में इधर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। तो सीएम मनोहर लाल आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं। वर्चुअल तरीके से सिटी बस सर्विस की आज शुरुआत करने वाले हैं सीएम मनोहर लाल। करनाल और पंचकुला में आज शुरू करेंगे सिटी बस सर्विसेज वर्चुअल तरीके से। चंडीगढ़ से ही मुख्यमंत्री ये शुरुआत करने वाले हैं। पंचकुला में इधर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, आज सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ में मौजूद हैं, बड़ी सौगात आज मिल रखी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल सिटी बस सर्विस की शुरुआत जो है वो पंचकुला और करनाल के अंदर भी आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्चुअली इसकी जो शुरुआत है वो करने वाले हैं। इससे पहले अगर हम बात करें पानीपत के अंदर, यमुनानगर के अंदर भी इसकी शुरुआत जो है हो चुकी है। फरीदाबाद, गुरुग्राम के अंदर भी ये बसेस जो है वो चल रही हैं और अब सिटी बस सर्विसेज जो है करनाल और पंचकुला के अंदर भी देखी जाएंगी। पंचकुला को जहां बात करें तो 50 इस प्रकार की जो बसेस है वो मिली है और आज करीब 5 बसेस की जो शुरुआत है वो यहाँ पर कर दी जाएगी और धीरे धीरे इसका जो बेड़ा है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके का कोटा जो है वो पंचकुला को मिला है और पंचकुला के अंदर जो पंचकुला से विधायक है स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता, वो मौजूद रहने वाले हैं और करीब 12 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से वर्चुअली इन दोनों जगह पर सिटी बस सर्विस की जो शुरुआत है वो कर दी जाएगी। तो देखिए 12 बजे शुरुआत होगी। कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां देखिए जितेंद्र फिलहाल नजर आती हैं, क्योंकि भले ही सीएम यहां से वर्चुअल जुड़ेंगे लेकिन अलग अलग जिलों में इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए जहां तक बात की जाए 9 जिलों के अंदर जो है इसी प्रकार से ये सिटी बस सर्विस आती शुरू की जानी है। और इससे पहले अगर हम बात करें गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़ करके अगर हम बात करें तो यमुनानगर और पानीपत के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज 2 और जगह यानी पानीपत और यमुनानगर को छोड़ करके करनाल और पंचकुला के अंदर आज शुरुआत मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। सीधे तौर पर ये बसेस जहां इको फ्रेंडली रहने वाली हैं, क्योंकि जो है ये बैटरी से संचालित जो है वो बसेस रहने वाली है, तो इसका फायदा जो है पर्यावरण को जहां होगा तो वहीं दूसरी तरफ एक जो है लोगों को इसका सुगम जो सफर है वो करने का मौका यहाँ पर मिलने वाला है। आवाज की अगर हम बात करें, ध्वनि को भी जो है ये बहुत कम इनके अंदर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि बैटरी संचालित ये बसेस रहती है। तो ये कहा जा सकता है कि इसका पूरे तौर पर जो फायदा है वो जिले वासियों को मिलेगा। और सिटी बस सर्विसेज क्योंकि इसको नाम दिया गया है तो शहर के अंदर ही जो गंतव्य रहते हैं उन गंतव्यों तक ये बसेस जो है वो दौड़ती हुई नजर आएंगी और उसके बाद इसका जो रूट प्लान है वो रूट प्लान भी साझा किया जाएगा कि आखिर इन बसेस को किस तरीके से चलाया जाएगा और कौन कौन से रूट जो है इसको इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अपने आप में एक शुरुआत जो है अलग शुरुआत इस समय पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये शुरुआत जो है वो प्रदेश के 9 जिलों के अंदर की जा रही है। चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के जल्द घोषणा किए जाने को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी 5 लोकसभा सीटों पर इस समय स्क्रीनिंग कमेटी के पास कुल 16 नाम है, जल्द ही नामों को फाइनल किया जाएगा। वहीं खुद के प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो अगर उन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है तो पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कुछ सर्वे रिपोर्ट में उनका नाम है, इसलिए प्रत्याशी के तौर पर उन्हें भी पार्टी चुनावी रण में उतार भी सकती है। देखिए स्क्रीनिंग की बैठकें चल रही हैं और इसमें कुछ कहने के लिए इतना है नहीं। अभी सीईसी की बैठक में वो
नाम जाएंगे और वहीं फिर जो है फाइनल उसकी घोषणा की जाएगी। मेरी तरफ से कोई दावेदारी नहीं है, पार्टी की सर्वे की वजह से ये नाम आए हैं और ये पार्टी हाईकमान तय करेगा कि किसको लड़ाना ज्यादा उपयुक्त होगा, और ये हम सब लोग पार्टी के सिपाही हैं। तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हमारी तैयारी पूरी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर का। तो अच्छा नासिर, बताइए, जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि हम एक साथ 5 सीटों पर फिलहाल मंथन कर रखे हैं, जल्द ही नामों की घोषणा होगी, क्या किसी तरह की चुनौती है कांग्रेस के सामने? क्या उम्मीदवार बहुत ज्यादा है? कहा जा रहा है कुल 16 नाम है जो चर्चा में है। बिल्कुल, अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी ने अपने 3 कैंडिडेट्स ऐलान उत्तराखंड में कर दिया है, लेकिन अभी भी 2 कैंडिडेट बाकी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में लगातार मंथन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही है कि जो 5 लोकसभा सीट है उसके लिए कैसे अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतारे, क्योंकि बहुत सारे दावेदार है, खासतौर पर हरिद्वार और टेहरी जो सीट है इन पर बहुत सारे दावेदार हैं। इन्हीं दावेदारों में से किसी को एक को चुनना है और उसके बाद उसको प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना है। 5 जो लोकसभा सीट्स हैं उस पर इस बार कांग्रेस अच्छे प्रत्याशी उतारना चाहती है। यही वजह है कि लगातार मंथन किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और दिल्ली में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि सेंट्रल आला कमान से ये नाम जारी होने हैं। ऐसे में जो जिन लोगों के नाम पैनल में गए हैं, जिन लोगों ने दावेदारी की है, उन लोगों के पर चर्चा की जा रही है और उसके बाद इन्हीं में से 5 नामों का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराज से जब बातचीत की है, उनका कहना था कि वो किसी तरह की दावेदारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी नाम पैनल में गया है, तो उनका भी नाम हरिद्वार सीट के लिए पैनल में गया है, तो ऐसे में वो भी प्रत्याशी हो सकते हैं। अब उनका कहना है कि अगर पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है तो कोई बात नहीं, वो तैयार है, लेकिन उन्होंने किस तरह की दावेदारी नहीं की है। वहीं अब 5 लोकसभा सीट पर कब तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर देगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसको लेकर के काफी मंथन चल रहा है और उसके बाद जल्द ही उम्मीद है कि कांग्रेस जल्द ही अपने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। जी, तो जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। इधर देखिए, कई ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में हैं कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि चर्चित चेहरों पर दाव खेलने के बजाय पार्टी ये ज्यादा प्रयास कर रही है कि जिताऊ चेहरे को तवज्जो दी जाए। क्या पार्टी के सामने चुनौती भी इस बात को लेकर है कि ज्यादा ऐसे लोग हैं जो फिलहाल दावेदारी पेश कर रखे हैं अलग अलग सीटों को लेकर? देखिए, बिल्कुल बहुत लंबी फहरिस्त है कांग्रेस में जो लगातार दावेदारी कर रहे तमाम नेता, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत सारे नेता लंबे समय से तैयारी करते चले आ रहे थे। तो ऐसे में कई बड़े ऐसे नाम हैं जो लगातार दावेदारी कर चुके हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी दावेदारी नजर आ रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की बात करें, और इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महारा का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं प्रीतम सिंह, उनका नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस दावेदारों की फहरिस्त में है। चूंकि फैसला आला कमान को लेना है और किस तरीके से रणनीति के तहत इस बार टिकटों का वितरण किया जाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि बहुत सारे बड़े नेताओं की दावेदारी है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश इस बार यही है कि जिताऊ लोगों को ही टिकट दिया जा सके, चाहे वो पहले पुराने नेता हों या फिर नए दावेदार हों। लेकिन सर्वे करा करके उस तरीके से नेताओं को चिन्हित किया जा रहा है जो लोग जीत सकते हैं या चुनाव जीता सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस इस बार इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। और यही वजह है कि बहुत गहरा मंथन इस बार किया जा रहा है ताकि अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट दिया जा सके, ताकि वो चुनाव जीत सके और 5 जो लोकसभा सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सके। अच्छा नासिर, देखिए कुछ चर्चित चेहरे हैं, चाहे आप बात कर लीजिए पूर्व मुख्यमंत्री की, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर बार बार चर्चाएं उठती हैं कि उनकी दावेदारी तो लगभग पक्की है। उस लिहाज से क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कई बार पहले भी दावेदारी कर चुके हैं, कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनके परिवार से भी कई लोगों को टिकट मिल चुका है, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि उनकी दावेदारी मजबूत जरूर मानी जा रही है। लेकिन चूंकि कांग्रेस इस बार किस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, और अगर कांग्रेस को लगेगा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को टिकट दिया जाना चाहे तो देगी नहीं, अगर नहीं लगेगा नहीं दिया जाना चाहिए तो शायद उनका टिकट कट भी सकता है। तो ऐसा नहीं कि उनको टिकट उन्हीं को दिया जाएगा या किसी और को नहीं दिया जाएगा। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने अलावा अपने बेटे
वीरेंद्र सिंह रावत के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए। अपनी पत्नी के लिए भी वो टिकट मांग चुके हैं और पहले भी पत्नी चुनाव लड़ चुकी है। तो ऐसे में अब देखना ही होगा किस तरह का फैसला कांग्रेस लेती है, क्योंकि दावेदारों की फहरिस्त बहुत लंबी है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। बड़ी खबर हरियाणा से है। खनौरी शंभू बॉर्डर पर आज महिलाएं संभालेंगी कमान। महिला दिवस है तो महिलाओं को यहां पर ये कमान दी गई है। और आपको बता दें, हरियाणा पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है। किसान प्रदर्शन को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हरियाणा पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम। हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बड़ी टिप्पणी भी की। बच्चों की आड़ में प्रदर्शन हो रहा है और वो भी हथियारों के साथ। हाईकोर्ट ने कहा आप लोगों को यहाँ खड़े होने तक का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा आप लोग निर्दोष लोगों को आगे कर रखे हैं। तो हाईकोर्ट ने देखिए आंदोलन करने वालों पर भी बड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि छोटे छोटे बच्चों को आगे किया जा रहा है, हथियारों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह का ये प्रदर्शन है। और इधर देखिए हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों को भी फटकार लगाई गई है कि आप स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में इधर एक और रणनीति किसान पंजाब के बना चुके हैं। कहा जा रहा है कि आज महिलाएं महिला दिवस के मौके पर करेंगी अगुवाई, संभालेंगे मोर्चा। तो आज महिला प्रदर्शनकारी किसान नजर आएंगे। तो पंजाब के किसान लगातार प्रदर्शन कर रखे हैं और कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर अड़े हुए हैं। इधर लगातार पंजाब के ये प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली जाने पर अड़े हैं। हालांकि देखिए केंद्र से इनकी बैठकें हो चुकी हैं, बैठकें नाकाम रखी हैं। इधर केंद्र का कहना यह है कि लगातार बातचीत हुई है, कई मुद्दों पर सहमति है, लेकिन कई ऐसी बड़ी मांगे हैं जिन पर तुरंत फैसला लेना संभव नहीं है। कोई भी कानून बनाना तुरंत संभव नहीं होता है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। हालांकि देखिए प्रदर्शनकारी पंजाब के किसानों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। लगातार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जिसमें किसान और जवान आमने सामने आ गए, दोनों ही तरफ से नुकसान को आके। अब देखना ये होगा कि लगातार प्रदर्शन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, कब तक इस प्रदर्शन पर विराम लगता है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव दूर नहीं है, किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में सरकार के सामने भी फैसला लेना सरल नहीं होगा, लेकिन प्रदर्शन को लेकर क्या तस्वीर बनेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए नजर आते हैं। दिल्ली कूच को लेकर लगातार प्रयास कर रखे हैं, कभी बैरिकेड्स तोड़े जाते हैं तो कभी किसान और जवान आमने सामने। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत पॉल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हरसिमरत, महिला दिवस के मौके पर महिला किसान आज मोर्चा संभालेंगी, क्या जानकारी? आपको बता दें कि आज महिला दिवस मनाया जा रहा है और इसी मौके जो किसान कूच के लिए निकले थे, दिल्ली कूच करना चाहते थे, तो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जिस तरह से देखा गया है कि किसान फिलहाल बैठे हैं, तो वहां पर बताया जा रहा है कि आज की जो कमान है वो महिलाएं संभालेंगी। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दोनों तरफ से जो मंच है वहां पर महिलाएं आज उनको संभालेंगी। पर एक बड़ी चीज जो है वो निकलकर सामने आई है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से तलक टिप्पणियां की गई हैं। बीते दिन इसको लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसको लेकर के जो खंडपीठ थी उसकी तरफ से ये सुनाया गया। उन्होंने कहा कि जब 13 फरवरी को कूच होनी थी उस समय किसानों ने महिलाओं और बच्चों को आगे रखा था। इसको लेकर के अंबाला डीएसपी की तरफ से जो फोटोज है वो भी दिखाई गई और इसको लेकर के तलक टिप्पणियां जो है हाईकोर्ट की तरफ से की गई हैं। तो ये दोनों चीजें जो है देखनी जरूर बनती है कि किस तरह से पहले हाईकोर्ट की तरफ से ये जो टिप्पणियां है वो की गई है और उसके बावजूद आज जब महिला दिवस मनाया जा रहा है सारी तरफ, तो किसान भी महिला दिवस आयोजित करना चाहते हैं, वहां पर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ऐसे में खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर दोनों पर महिलाएं कमान संभालती हुई दिखाई देंगी। देखना होगा कि इस जो आज आयोजन होना है इसमें कितनी महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं और कौन कौन सी महिलाएं, यानी कि सिर्फ महिला नेता वहां पर पहुंचते हैं, आम लोगों से घर के निकल के महिलाएं पहुंचती हैं, क्योंकि पहले भी देखा गया कि महिलाएं काफी सारी वहां पर जुड़ी हुई थी और वहां पर बॉर्डर पर भी बैठी थी। इसके अलावा आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से जितनी तलक टिप्पणियां की गई हैं उसमें कहीं ना कहीं शुभकर्मन की मौत का भी मामला था कि उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे भी पता चला है कि किस तरह से गोलियां चलाई गई हैं। हालांकि लाठी चलाने की बात जो है, यानी कि लाठीचार्ज की बात जो है वो हरियाणा की तरफ से मान ली गई है और किस तरह से आगे का ये सारा प्रोविजन रहता है, क्योंकि एक रिटायर्ड जज के तरफ से जो है शुभकरण की मौत की एसआईटी बनाने की बात की गई थी और जांच की बात की गई थी। तो ऐसे में कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां जरूर की है किसान नेताओं को लेकर के कि जिस तरह से महिलाओं और बच्चों की इस्तेमाल किया गया है इस आयोजन में, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना जो किसान नेता है उनको गिरफ्तार किया जाए, उन्हें चेन्नई भेजा जाए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है जरूर हाईकोर्ट के संज्ञान में आई है और उन्होंने इसके ऊपर सख्त टिप्पणियां दिखाई हैं।
बावजूद उसके आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर किसान जो है आज महिला को लेकर के पहुंचे हैं और वहां पर बागडोर जो है इस आंदोलन की आज महिलाओं के हाथ में दिखाई दी। जी, तो आज महिला किसान प्रदर्शनकारी आगे रहेंगी, वहीं अगुवाई करेंगी क्योंकि महिला दिवस है। और दूसरी तरफ देखिए पूरे के पूरे आंदोलन के दौरान लगातार दिखाया गया कि पुलिस प्रशासन सख्त है, हल्के बल का प्रयोग कर रहा है। ऐसे में आज के प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद दिखता है? हरसिमरत। बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन जो है लगातार मुस्तैद दिख रहा है। हालांकि कई जगह पर यह देखा गया कि दीवारों को हटाने का काम शुरू हो गया है, यानी कि रास्ते खोल दिए गए हैं दिल्ली से चंडीगढ़ के, क्योंकि जब ऐलान किया गया था दोबारा और किसान संगठन जो है इसके हक में आए थे तो कहा गया था कि आप लोग बिना जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के हैं वो दिल्ली पहुंचे, तो इसके लिए आप जो पब्लिक व्हीकल है जैसे कि बसें हो गई, ट्रेनें हो गई, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पर यह भी देखा गया कि उनका इस्तेमाल भी नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसे में लेकर के किसानों ने इसकी तरफ भी आवाज जो है वो उठाई है और उसके बाद लगातार पुलिस जो है वो भी तैयारी कर रही है। हालांकि इन बॉर्डर पर शंभू और खनौरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चौकसी अभी वैसे ही बरकरार है, पर हाँ माहौल जरूर शांत है, यानी कि अब शेलिंग वगैरह जो है वो नहीं हो रही है। माहौल दोनों तरफ जरूर शांत दिखाई दे रहा है, पर पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी भी वहां पर दस्ते जो है वो मौजूद है, सीआरपीएफ भी लगी हुई है और नॉर्मल पुलिस जो है वो भी वहां पर मौजूद है। अच्छा देखिए हरसिमरत, आपने भी आंदोलन को बहुत करीब से देखा है, शुरुआत से ही आप किसान आंदोलन को कवर करती रही हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक क्या कुछ परिवर्तन है? पहले सड़कें बुरी तरह से जाम थी, आवाजाही बेहद मुश्किल थी, अंबाला से कोई चंडीगढ़ आना चाहता है, कोई दिल्ली की तरफ जाना चाहता है। ऐसे में क्या अब थोड़ी राहत हम माने? बिल्कुल, जैसे कि आपको बताएं कि राहत की खबर तो ये तब से आनी शुरू हो गई थी जिस दिन कूच का ऐलान किया गया था, उस दिन दिल्ली नहीं जा सके थे। उसके बाद जिस तरह से देखा गया कि बीच में एक दिन और कूच का ऐलान किया गया तो उस दिन भी काफी शेलिंग जो है वो हो गई थी। इसके अलावा रबड़ बुलेट्स भी चलाई गई थी, जिसमें खनौरी बॉर्डर पर एक नौजवान शुभकरण की मौत हो गई और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ हुआ है कि उसकी जो मौत है वो कहीं ना कहीं रबड़ बुलेट के लगने से हुई है या कुछ इस तरह की जो गोलियां पैलेट गन की तरफ से इस्तेमाल की गई हैं। तो ऐसे में उसके बाद किसानों ने रोक दिया था ये सारा आंदोलन। उन्होंने कहा था कि जब तक भोग नहीं पड़ जाता, अंतिम क्रिया जो है वो नहीं हो जाती शुभकरण की, तब तक ये इस तरह से आगे नहीं जाया जाएगा। तो ऐसे में तब से हालात जो है वो सामान्य दिखाई दे रहे हैं कि बेशक किसान डटे हुए हैं, वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के बैठे हैं, पर किसी तरह की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है, चाहे वो हरियाणा की तरफ से हो, चाहे वो पंजाब किसानों की तरफ से हो, जिसमें किसी औरों को परेशानी आई हो या और किसी को कुछ लगा हो, कोई चोट लगी हो। इस तरह की अभी तक कोई चीजें सामने नहीं आई है। वहीं जब इतना आराम से आंदोलन देखा गया कि अब जो किसान है वो भी बैठ गए हैं, आराम से बैठकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो ऐसे में कुछ रास्ते जो है वो खोल दिए गए हैं। तो ऐसे में लोगों को भी परेशानी जो है वो कम आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो अब देखिए आज महिलाएं अगुवाई करेंगी। अब खबर चंडीगढ़ से है। प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा ग्रुप डी परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी गई है। एचएसएससी ने ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया है। एचएसएससी चेयरमैन भोपाल खदरी ने इसको लेकर जानकारी भी दी है। तो आपको बता दें कि प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर, एचएसएससी ने ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रथम चरण में बिना आर्थिक सामाजिक अंक जोड़े मेरिट वाले अभ्यर्थियों का परिणाम जारी होगा। बाकी पदों पर परिणाम हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से ग्रुप डी की भर्ती को लेकर ये खुशखबरी आज सामने आई है? देखिए, बिल्कुल प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर ये जो भर्ती प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। एसएससी की तरफ से जो ग्रुप डी का रिजल्ट था वो देर रात जारी किया गया है। जो ग्रुप डी का रिजल्ट जारी किया है वो कुल 10,997 कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट किए गए, यानी करीब 11,000 के करीब युवाओं को जो नौकरियां हैं वो दी जा रही है। जो एसएससी के चेयरमैन भोपाल खदरी और उनकी तरफ से बताया गया है कि 2 दिनों के अंदर जो एक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती है उस ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। बाकायदा प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम विभागों को पहले ही संदेश कर दिया गया था, पहले ही कह दिया गया था कि जो ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा उसके दौरान जो भर्ती प्रक्रिया होनी है, जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया होनी है, चाहे आज हो कल की 2 दिन की छुट्टी हो, छुट्टी के दिनों में भी उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। यानी एक बड़े स्तर पर जो प्रदेश सरकार है भर्ती प्रक्रिया कर रही है। इसके अलावा जो ये ग्रुप डी का रिजल्ट जारी किया गया, इसमें जो प्रदेश सरकार की तरफ से जो पैमाना तय किया गया था आर्थिक सामाजिक अंक का जो दिए गए थे, उनके बिना जो ये परिणाम जो है जारी किया गया, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और
कुछ सीटें होल्ड की गई है। जैसे जो हाई कोर्ट का रिजल्ट आएगा, हाई कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश दिया जाएगा, उस आदेश के अनुसार जो फाइनल रिजल्ट है, जो बची हुई सीटों पर सीटें बची हुई है जो होल्ड की गई है, फिर वो सीटें उस हिसाब से भर दी जाएगी। लेकिन प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है, करीब 11,000 का जो ग्रुप जी का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। जो भर्ती प्रक्रिया है, जो ज्वाइनिंग दी जानी है युवाओं को, वो जो प्रक्रिया है 2 दिन में पूरी कर ली जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।